हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, सीटेट का विज्ञापन जारी हो चुका है। जुलाई के माह में सीटेट होने की संभावना है। तो सीटेट और आगामी यूपी टेट और सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए आज से हम शुरू कर रहे हैं मनोविज्ञान का टॉपिक वाइज अध्ययन, जिसमें हम एक एक टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हुए चलेंगे। आप इसमें देखेंगे ऐसी क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगी जिसमें आप देखेंगे एक एक परिभाषा, इसके एक एक टॉपिक, एक एक बिंदु को हम इस डिस्क्राइब करते हुए आगे चलेंगे। आपने बहुत सी क्लास की होंगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी क्लास आपको नहीं मिली होगी जिसमें इतने सारे डिटेल के साथ आपको पढ़ाया गया होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं संपूर्ण क्लास का, अपने सभी जितनी भी क्लासें होंगी इन सब का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो सबसे बेहतर होगा। अगर आप एक बार नोट्स बना लेते हैं तो हमेशा आपके साथ नोट्स रहेगा, आप बार बार उसका रिवीजन कर सकते हैं और बार बार उसे रिवीजन करने के साथ आप जो है याद कर सकते हैं। कोई भी यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे कोई भी टेट हो, किसी भी राज्य का टेट हो, आप अगर मनोविज्ञान को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक बार नोट्स बना लेते हैं, तो फिर मनोविज्ञान में ऐसा हो ही नहीं सकता कि 30 प्रश्न अगर आ रहे हैं तो 25 प्रश्न से कम आप सही करके आएँ। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के अपना पहला टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान। आइए जानते हैं इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके महत्व। तो शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि क्या होता है शिक्षा, यानी एजुकेशन क्या है। शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया था? तो शिक्षा शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख किया गया था वो ऋग्वेद में गुरुकुल के रूप में किया गया था। उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वहाँ पर शिक्षा का शब्द न उपयोग करके वहाँ पे गुरुकुल शब्द का उपयोग किया जाता था, जहाँ पर विद्यार्थी जाते थे और अध्ययन करते थे। ऋग्वेद में शिक्षा का जो अर्थ है वह है ईश्वर की प्राप्ति हेतु साधन। उस समय आध्यात्मिकता का प्रसार था, तो लोग जो है शिक्षा को इसलिए पाना चाहते थे ताकि वो ईश्वर से जुड़ सकें। आज के मनोवैज्ञानिक दृष्टि में अगर देखा जाए तो शिक्षा का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है सीखना और सिखाना। तो शिक्षा का मतलब है कि जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो सिखाने का कार्य कर रहा है, और बालक अगर पढ़ रहा है तो वो सीखने का कर रहा है। तो शिक्षा में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। शिक्षा जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, ये बायलिटरल है। एक तरफ तो शिक्षक सिखा रहा है, एक तरफ छात्र सीख रहा है। ये दोनों प्रक्रियाएँ एक साथ चलती रहती हैं। और अगर विशिष्ट अर्थ में देखा जाए शिक्षा का अर्थ, तो इसका अर्थ होता है परिमार्जित करना या फिर प्रकाशित करना। परिमार्जित करने से तात्पर्य है कि जो बालक का व्यवहार होता है या फिर किसी भी व्यक्ति का व्यवहार होता है, उसके व्यवहार को परिमार्जित करके उसमें परिवर्तन लाना। व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षा का कार्य होता है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही शिक्षा होती है। जॉन लॉक ने शिक्षा की तुलना कृषि से की है। जॉन लॉक ने कहा था, जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। यानी कि जैसे हम एक फसल को तैयार करने के लिए तमाम विधियां अपनाते हैं, खेतों की जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, उसको सिंचित करते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। शिक्षा मनुष्य को उसके शरीर, उसके मन, उसके आत्मा, उसके संवेग, उसके सभी के विकास के लिए आवश्यक होती है। तो ये जॉन लॉक का कथन है। उन्होंने शिक्षा की तुलना कृषि से की थी। आइए जानते हैं एजुकेशन शब्द जो है आया कहाँ से है। तो एजुकेशन शब्द जो है ये अंग्रेजी का शब्द है, ये आया है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, एक है एडुकेटम और एक है इडुसियर या फिर एडुकेयर। एडुकेटम का अर्थ होता है ई प्लस ड्यूको, ये दो शब्द से मिलकर बना है। ई प्लस ड्यूको, ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर की ओर निकालना। अर्थात एजुकेशन यानी एडुकेटम का अर्थ होता है कि व्यक्ति के अंदर जो उसके अंतर्निहित उसकी क्षमता है उसको बाहर प्रदर्शित करना, ये शिक्षा का कार्य होता है। अगर आप इडुसियर में देखें तो उसका भी वही लगभग मतलब निकल कर आता है। इडुसियर या फिर इडुकेयर होगा तो उसका अर्थ होता है विकास करना या फिर आगे बढ़ाना। विकास करने का तात्पर्य है कि बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, उसके सर्वांगीण पक्षों का विकास करना। आगे बढ़ाना है, जो भी विकास उसमें हो रहा है उसको आगे बढ़ाना। शिक्षा मनोविज्ञान की कई अवधारणाएं हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आता है आत्मा का अध्ययन, उसके बाद आता है मन का अध्ययन, उसके बाद आता है चेतना का अध्ययन और अंत में आता है व्यवहार का अध्ययन। वर्तमान में मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन होता है। तो इसके परिभाषा कुछ हैं। प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा का संबंध व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन से है। प्लेटो ने अपने कथन में बताने का प्रयास किया है कि शिक्षा का जो संबंध होता है
उसके किसी भी व्यक्ति के, उसके शरीर, उसके मन और उसके बुद्धि, इन सब में जो परिवर्तन होता है उससे होता है। शिक्षा का कार्य ही होता है कि उस व्यक्ति के शरीर, मन और बुद्धि में परिवर्तन करना। अरस्तु का कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा का कार्य है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। अरस्तु का यह परिभाषा अक्सर पूछा जाता है। अरस्तु ने एक बहुत ही आसान और बहुत ही व्यवस्थित परिभाषा दी है कि शिक्षा का कार्य ही होता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना। किसी का शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो उसमें जो है स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण किस तरीके से हो, वही कार्य है शिक्षा का। आप देखते होंगे बहुत से व्यक्ति होंगे समाज में जो एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होंगे, लेकिन उनके पास उतना दिमाग नहीं होता है। उसका ये भी कारण हो सकता है कि शिक्षा का अभाव। कई बार शिक्षा के अभाव की वजह से उनका विकास, उनके मस्तिष्क का जो है विकास, वो नहीं हो पाता है। आप एक एक पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको लिखते चलिए, सबसे बेहतर होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये दूसरा पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं, और भी परिभाषाएं हैं। पेस्टोलॉजी की शिक्षा के संबंध में परिभाषा है, शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक, समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। पेस्टोलॉजी ने कहा है कि जो शिक्षा होती है ये बालक की जो आंतरिक अभियोग्यताएं होती हैं, यानी कि बालक के अंदर जो उसकी अंतर्निहित जो योग्यताएं होती है उसका स्वाभाविक रूप से समरस यानी कि उसका संपूर्ण और प्रगतिशील विकास करे। प्रगतिशील का विकास का मतलब होता है कि समय के अनुसार आगे बढ़ने वाला विकास। फ्राबेल ने कहा है शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों का बाह्य रूप देती है। ये फ्राबेल का कथन है। अर्थ अगर देखा जाए तो लगभग सबका वही निकल कर आता है, लेकिन इनके कथन जो है देकर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए कुछ न कुछ आपको ट्रिक जोड़कर याद करने की कोशिश करनी होगी। जैसे फ्राबेल ने कहा है बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप देती है। जो शिक्षा होती है बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप देती है। स्वामी विवेकानंद का कथन है बालक में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। इनका कथन देखें आप, पेस्टोलॉजी का कथन देखें तो लगभग समान है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि बालक की अंतर्निहित पूर्णता यानी कि बालक के अंदर जो उसकी संपूर्णता है उसकी जो बाहर वो अभिव्यक्ति कर पाए वही शिक्षा है। महात्मा गांधी जी का कथन है शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा में निहित गुणों का सर्वांगीण विकास से है। महात्मा गांधी का यह कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछ लिया जाता है, जिसमें इन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के, उसके शरीर, उसके मन और उसकी आत्मा, इन तीनों में जो निहित उसके गुण हैं उसका सर्वांगीण विकास से है। काल्सनी की परिभाषा है शिक्षा बालक में शारीरिक व मानसिक विकास करती है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, अभी हमने देखा कि शिक्षा क्या है, अब हम देखेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की अवधारणाएं क्या हैं। तो मनोविज्ञान की अवधारणाओं में आप देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं सुकरात ने क्या कहा है। सुकरात ने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात अपने आप की खोज करनी चाहिए। सुकरात एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक हुए। इन्होंने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात मनुष्य को सबसे पहले अपने आप की खोज करनी चाहिए कि उसके अंदर क्या है और वो क्या कर सकता है। जब व्यक्ति अपने आप को जान लेता है तो अपना 100% देने का प्रयास करता है, तो वह किसी भी कार्य को करेगा वो सबसे 100% अपनी योग्यता के अनुसार करेगा। सुकरात ने शिक्षण की कुछ विधियाँ भी दी हैं और ये विधियाँ अक्सर पूछी जाती हैं कि ये विधियाँ किसकी हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिए। समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि और संदेह विधि, ये चारों विधियां जो हैं सुकरात की हैं। समस्या समाधान विधि में इन्होंने कहा है कि बालक के सामने हमेशा कोई न कोई समस्या प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिससे वो उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करे, जिससे उसके अंदर तर्क करने का, चिंतन करने का विकास होगा। वाद विवाद में इन्होंने कहा है कि बालक को हमेशा जो है ऐसे जगह पे संगोष्ठियों में शामिल करना चाहिए जहाँ पे लोग आपस में वाद विवाद करते हों, किसी भी टॉपिक पर चर्चा करते हों, उस पर अपने अभिव्यक्ति करते हों, इसे कहते हैं वाद विवाद विधि। प्रश्नोत्तर विधि का है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए प्रश्नोत्तर का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रश्नोत्तर मतलब होता है कि शिक्षक जो है बालक से प्रश्न पूछे, बालक उसका उत्तर देने का प्रयास करे, और अगर बालक शिक्षक से प्रश्न पूछे तो शिक्षक उत्तर दे उसका, तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी विकास। और संदेह विधि, सुकरात की विधि बहुत ही पॉपुलर है। संदेह विधि, संदेह विधि में सुकरात ने कहा है किसी भी कार्य को करने से पहले उसके प्रति आपके मन में संदेह का आना बहुत ही आवश्यक होता है।
अगर आपके मन में संदेह आ रहा है तो आप उसके बारे में चिंतन करेंगे। जैसे आप कोई भी सामान लेने जाएं तो आपके मन में संदेह होना चाहिए, क्या इसका डेट एक्सपायरी तो नहीं है, क्या ये सामान जिस लिए हम ले रहे हैं उसके लिए सही उपयोग में आएगा, क्या ये सामान जितने दिन तक के हम चलाना चाहते हैं उतने दिन तक चला सकते हैं। तो कई सारे संदेह अगर मन में आएंगे तो संदेह के समाधान के लिए व्यक्ति के अंदर विचार आएंगे, व्यक्ति उसको सोचेगा, चिंतन करेगा, तो इसका विकास उसके अंदर होगा। प्लेटो का कथन है, ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ पे अलग होगा, मिसप्रिंट होगा, आप देख लीजिए इसको। अर्थात जो ईश्वर है और जो हमारा नेचर है और मनुष्य, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य से प्रकृति है, प्रकृति से ईश्वर है, ईश्वर से प्रकृति है, प्रकृति से मनुष्य है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्लेटो की पुस्तक है द रिपब्लिक एंड द लॉज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो सुकरात के बाद प्लेटो आए थे। प्लेटो ने आत्मा का विचार दिया। सबसे पहले आत्मा के बारे में प्लेटो ने बताया था, इसका विचार दिया था, लेकिन जो आत्मा की अवधारणा है वो दी थी अरस्तु ने। तो प्लेटो ने आत्मा का विचार दिया था कि मनुष्य के नाभि से निकलने वाली तृष्णा, हृदय से निकलने वाला भाव और मस्तिष्क से प्रकट होने वाला विचार जब एक रूप में आ जाते हैं उसे ही आत्मा कहते हैं। तो ये प्लेटो का बहुत ही दर्शनीय जो है आत्मा का परिभाषा है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के नाभि से निकलने वाली तृष्णा, ईर्ष्या, वेश, द्वेष, ये सब हो जाता है, और हृदय से निकलने वाला भाव और उसके मस्तिष्क में जो विचार प्रकट होता है, जब ये तीनों एक ही रूप में आ जाते हैं तो उसे ही कहते हैं आत्मा। यानी व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो कैसी है उस निर्भर करेगा कि उसका विचार कैसा है, उसकी तृष्णा कैसी है, उसका भाव कैसा है, इसे से उसके आत्मा का निर्माण होता है। प्लेटो ने भी शिक्षण की विधियाँ दी थी। इनकी पहली विधि थी निगमन विधि, व्याख्यान विधि और संश्लेषण विधि। ये तीन प्रमुख विधियां हैं प्लेटो द्वारा जो दी गई थी। निगमन विधि में होता है कि सूत्र से उदाहरण की ओर या फिर नियम से उदाहरण की ओर, यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। व्याख्यान विधि है, इसमें जो है शिक्षक जो है आकर किसी भी चीज़ का व्याख्यान देता है, व्याख्या करता है, और शिक्षार्थी जो है निष्क्रिय होकर केवल सुनते रहते हैं। संश्लेषण विधि होती है, यह जब कई सारे सूचनाएं आपको मिल जाती हैं, उन सभी सूचनाओं को जब आप एकत्र कर कर एक सूचना के रूप में तैयार करते हैं, एक ज्ञान के रूप में तैयार करते हैं, उसे कहते हैं संश्लेषण विधि। तो यहाँ से शुरू होती है मनोविज्ञान की पहली अवधारणा। तो मनोविज्ञान की जो पहली अवधारणा है वो है आत्मा का अध्ययन। इसको दिया है अरस्तु ने। अरस्तु जो है प्लेटो के शिष्य हैं। इन्होंने प्लेटो के ही विद्यालय में अपना अध्ययन किया था, प्लेटो ही इनके गुरु थे। इन्होंने जो है आत्मा का अध्ययन पहली अवधारणा दी, मनोविज्ञान को बताया कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का अध्ययन है। प्लेटो ने जहाँ पे निगमन विधि, व्याख्यान विधि, संश्लेषण विधि दी थी, वहीं पे आप देखेंगे कि अरस्तु इसकी विपरीत जो है शिक्षण विधियाँ देते हैं। अरस्तु का कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जीना पसंद करता है। मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी का होने का तात्पर्य है ये समाज में रहता है, समाज से अंतःक्रिया करता है और हमेशा जो है अपने समाज में इंटरेक्शन करता रहता है, समाज से जुड़ा रहता है, तो समाज में ही जीना पसंद करता है। इनकी प्रमुख पुस्तक है दी एनिमा एंड द पॉलिटिक्स। आप ये पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, आप इसको याद करने का प्रयास करिए और एक जगह लिखते हुए चलिए। अरस्तु को मनोविज्ञान और प्राचीन मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु की जो प्रमुख शिक्षण विधियां हैं आप इसमें देखेंगे, अरस्तु ने प्लेटो के विपरीत शिक्षण विधियां देने का प्रयास किया है। इनकी जो शिक्षण विधियां हैं प्लेटो से विपरीत हैं। जैसे प्लेटो की विधि थी निगमन विधि, अरस्तु की है आगमन विधि। उनकी थी संश्लेषण विधि और अरस्तु की है विश्लेषण विधि। उनकी थी व्याख्यान विधि, इनकी है प्रदर्शन विधि, सामाजिक व्यवहार अध्ययन विधि। आगमन विधि में होता है कि उदाहरण से नियम की ओर, किसी भी चीज़ का उदाहरण लेंगे, फिर उसका जो अध्ययन करने के बाद एक नियम बनेगा, फिर आप नियम की ओर जाएंगे, तो उदाहरण से नियम निकलता है। विश्लेषण विधि में कोई भी टॉपिक हो, आप उसको खंड खंड बांट कर जब उसका अध्ययन करते हैं तो होता है विश्लेषण विधि। प्रदर्शन विधि में होता है कि शिक्षक कोई चीज़ पढ़ा रहा है, साथ साथ उससे जुड़ी हुई शिक्षण सामग्री भी दिखाता हुआ चलता है। सामाजिक व्यवहार अध्ययन विधि होता है कि समाज में जो है बालक का व्यवहार, उसका अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है, उसकी कमियों को जाना जाता है, उसकी अच्छाइयों बुराइयों का अध्ययन किया जाता है और उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। तमाम मनोवैज्ञानिक मानते हैं अरस्तु जो है, अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक मानते हैं या फिर प्राचीन मनोविज्ञान का जनक मानते हैं,
लेकिन एक मनोवैज्ञानिक है काल्सनिक। काल्सनिक ने कहा कि जो है मनोविज्ञान के जनक प्लेटो हैं। काल्सनिक का मानना है कि मनोविज्ञान के जनक प्लेटो हैं। बाकी ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। एबिंगहास एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कथन दिया है कि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है लेकिन इसका अतीत बहुत प्राचीन है। कहने का तात्पर्य है कि मनोविज्ञान का इतिहास यानी जो मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे हैं ये तो 200, 400, 500 साल से है कि इसका इतिहास बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका जो अतीत है, इसका पास्ट है, वो बहुत ही प्राचीन है, जिसके बारे में हमने लिखकर तो अध्ययन नहीं किया है, लेकिन आज से नहीं सदियों से देखते आइए कि लोग एक दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करते थे, उसके व्यवहार के आधार पर ही अपना व्यवहार करते थे, अर्थात मनोविज्ञान वहाँ भी काम करता था। तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत ही प्राचीन है लेकिन उसका इतिहास बहुत ही छोटा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है एबिंगहॉस का। अब यहाँ से शुरू होता है कि साइकोलॉजी जो शब्द है ये सबसे पहले कहाँ से आया है। तो साइकोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के साइक प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइक का अर्थ होता है साउल या फिर आत्मा, लोगस का अर्थ होता है स्टडी या फिर अध्ययन। तो साइक प्लस लोगस का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। सबसे पहले जो है साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था रुडोल्फ गोएंकले ने। रुडोल्फ गोएंकले ने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इनकी पुस्तक थी साइकोलॉजिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डेकार्टे एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने मनोविज्ञान को भौतिक विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया था। मनोविज्ञान होता है कि किसी के आत्मा, उसके मन, उसकी चेतना, उसके व्यवहार, इसका अध्ययन करना। लेकिन जो डेकार्टे थे इन्होंने उसे भौतिक विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया, या फिर कह सकते हैं कि भौतिक जगत से जोड़ने का प्रयास किया। इसके लिए इन्हें कई दार्शनिकों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा। कई दार्शनिकों ने इनका बहुत ही घोर विरोध किया कि आप किस प्रकार मनोविज्ञान को भौतिक विज्ञान से जोड़ सकते हैं। मनोविज्ञान एक न दिखने वाली चीज़ है, यानी कि जो अंतर्ध्यान चीज़ है, जो किसी के मन की होती है, उसका व्यवहार होता है, जबकि भौतिक जो होता है यह ठोस होता है, यह स्थूल होता है। अब यहाँ से शुरू होती है मनोविज्ञान की दूसरी अवधारणा। अब मनोविज्ञान जो है यहाँ पे आत्मा को छोड़कर मन की तरफ चलता है। मनोविज्ञान की जो दूसरी अवधारणा है वो है मन का विज्ञान। और इसके सबसे पहले जो जनक कहे जाते हैं जिन्होंने मन का विज्ञान के बारे में बताया है वो है पंपनाजी। जितने भी मनोविज्ञान है उनसे जुड़े हुए तथ्य मिल रहे हैं आपको, इसको आप याद करने का प्रयास करिएगा कि मन का विज्ञान किसने बताया है। ये बताया है पंपनाजी ने। मन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो कांट ने किया था, लेकिन कांट ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान से जोड़कर नहीं बता पाया था या फिर उसका सही से विश्लेषण नहीं कर पाया था। तो इसलिए अगर मन का विज्ञान किसने दिया ये पूछा जाए तो होगा पंपनाजी। लेकिन मन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है तो ये होगा कांट। पंपनाजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में बताया था। अब कांट यहाँ पे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं कि मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। तो कांट ने ये तो बता दिया था कि मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, लेकिन कैसे किया जाना चाहिए, उसका अध्ययन कैसे किया जाएगा, ये सब नहीं बता पाए थे। ये आकर बताया था पंपनाजी ने। मन मस्तिष्क विज्ञान के जो समर्थक हैं कांट हैं, हॉब्स हैं, स्पिनोजा हैं, ये प्रमुख जो है मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मन या फिर मस्तिष्क विज्ञान का समर्थन किया था कि जो मनोविज्ञान है मन या फिर मस्तिष्क का विज्ञान है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अभी तक हमने पढ़ लिया कि मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का अध्ययन था, उसके बाद मन का अध्ययन हुआ। अब आगे आप देखेंगे कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का रूप ले लेता है, उसके बाद मनोविज्ञान फिर व्यवहार को अपना लेता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताइएगा। हम अधिक से अधिक तथ्यों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। अक्सर आप देखते होंगे आप बाल विकास पढ़ लेते हैं, लेकिन जो कई बार क्वेश्चन जो आते हैं वो बाहर से आ जाते हैं, अब समझ नहीं पाते हैं तो इसको कैसे पढ़ें। तो यहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे, हमने कई जगह से अध्ययन करके ये नोट्स बनाया है और आपको इसको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। कल से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मनोविज्ञान कैसे बन गया चेतना का विज्ञान, उसके बाद कैसे मनोविज्ञान ने व्यवहार को अपना लिया। तो साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।